गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पेनिस का मेलिग्नेंसी ख़त्म किया था। उसके बाद अब हमारा बचता है स्क्रोटम एंड टेस्टिस। तो आज हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। जो एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम है वो तुमको जो क्लिनिकल केसेस आते हैं उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जैसे हाइड्रोसिल का केस होता है, वेरिकोसिल का केस होता है। तो ये जो दो केस है वो तुम्हारे थियरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो टेस्टिस एंड स्क्रोटम ये दोनों थियरी में भी इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी। उसको पता है, तुमने एग्ज़ाम दी होगी तो प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस रहता है। तो एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम में कहेंगे कि व्हाट इज़ स्क्रोटम। तो इट इज़ अ क्यूटेनियस बैग containing both the testes, epididymis of both sides and lower part of spermatic cord। तो एक क्यूटेनस बैग है, एक स्क्रोटम के लेयर्स आते हैं जो बहुत, इसकी स्किन, इसका जो लेयर है बहुत थिन होता है, लेकिन वो थिन लेयर में बहुत सारे उसके लेयर्स भी रहते हैं। सो दैट इज क्यूटेनस बैग containing both the testes, epididymis and lower part of spermatic cords। टेस्टिस रहती है, एपिडिडाइमिस रहती है, उसकी जो स्किन है उसकी वो लेग्स रहती है। क्योंकि टेस्टिस की जो साइज़ है वो जैसे जैसे मेल जो होता है वो बड़ा होता है, जैसे चाइल्ड होता है तो वो छोटा होता है टेस्टिस। बाद में बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस की साइज़ बढ़ती है एज द चाइल्ड ग्रोस। तो वो साइज़ को एकोमोडेट करने के लिए टेस्टिस की जो स्क्रोटम की स्किन होती है वो लेक्स होती है, रुगोसिटी होती है उसके ऊपर, जिससे स्टमक के अंदर रुगोसिटी रहती है। स्टमक का जो इंटीरियर होता है वो पूरा रुगोसिटी वाला रहता है ताकि वो एकोमोडेट कर पाए, डिस्टेंट हो सके। सेम उसके जैसे ही इसमें रुगोसिटी रहती है। ठीक है। जो लेयर्स है वो है स्किन। अगर हम स्किन से स्टार्ट करें तो स्किन के नीचे रहेगा वेरी थिन सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो फैट होती है, सबक्यूटेनियस फैट। अगर तुम सर्जरी में आए हो ओटी में, तो अगर तुम देखा हो तो जैसे हम एंट्री एब्डोमिनल वॉल खोलते हैं तो उसमें स्किन के नीचे बहुत सारी फैट रहती है, तो थिक फैट का पैड रहता है। लेकिन जो स्क्रोटम है उसमें बहुत ही थिन होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके नीचे रहता है डार्टस मसल। डार्टस मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है। तो डार्टस मसल के नीचे रहेगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, उसके नीचे आएगा क्रीमास्टेरिक फेशिया और उसके नीचे आएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये है हमारे स्क्रोटम के लेयर्स। तो जब हाइड्रोसिल की सर्जरी रहती है या फिर कोई भी टेस्टिस की सर्जरी रहती है जिसमें हमको टेस्टिस को एक्सप्लोर करना है, तो ये सारे लेयर्स हमको खोलने रहते हैं। जो हम ओपन करते हैं स्क्रोटम को, उसमें हमको स्किन और उसके नीचे थोड़ी बहुत फैट दिखेगी। उसके बाद डार्टस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टेरिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ये जो इतने सारे 4 स्ट्रक्चर्स हैं वो एकदम थिन, ऐसे सिंगल ही सब सेम ही दिखेगा तुमको। जब कट करते हैं तब पता नहीं चलता है कि मसल कट रहा है कि फेशिया कट हो रहा है। ये माइक्रोस्कोपी में ही हमको अच्छे से दिखता है। तो ऑन टेबल हम देखेंगे तो उसमें हमको ये जो डार्टस मसल है उसके नीचे 3 फेशिया है, वो 3 फेशिया और डार्टस मसल पूरा का पूरा ऐसा एक वन स्ट्रक्चर ही दिखेगा हमको। ठीक है। ये इसके लेयर्स है। स्क्रोटम के लेयर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है तुम्हारे क्लिनिकल जो एग्ज़ाम होती है उसमें। अगर तुमको स्क्रोटम का कोई केस आया, मान लो वेरिकोसिल आया या हाइड्रोसिल आया, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन यही रहेगा कि
विच आर द लेयर्स ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई मान लो कि तुमको थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं आए, तो कंसल्टेंट जो भी एग्जामिनर होता है वो क्या सोच के आया होता है कि चल कुछ तो इसको पूछो कि जो कुछ बोले वो, बराबर। एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर आते हैं वो तुमको पास करने के लिए ही आते हैं, वो फेल इसलिए तुम होते हो ताकि तुम बोलते नहीं हो। जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी अगर नहीं बोले तो एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता। तो एग्जामिनर बाद में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई लेयर्स ऑफ स्क्रोटम बता दो, इतना बता दो मैं तुमको पास कर दूँगा। इतना भी अगर नहीं आया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता इसका। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ स्क्रोटम बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और तुमको पता होना चाहिए। लेयर्स स्किन टू आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अब स्क्रोटम है, उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लो रहता है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है उससे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट लो रहता है। वो लो इसलिए रहता है कि जो टेस्टिस है उसको टेम्परेचर कम चाहिए, उसको करना है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने हैं उसको, तो उसके लिए उसको टेम्परेचर कम चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट जब इसके बाद का टॉपिक आएगा, जब टेस्टिस हम चलाएंगे तो उसमें ये एक तुमको पता चलेगा कि ये टेम्परेचर क्यों कम चाहिए। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अभी मैं तुमको ब्रीफली बता देता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके 2 डिग्री कम चाहिए, इसीलिए स्क्रोटम रहता है। और स्क्रोटम के ऊपर पिगमेंटेशन रहता है जिसकी वजह से उसकी जो टेम्परेचर है वो कम रहती है। और वो जो टेम्परेचर है वो कम होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक से हो पाता है। टेस्टिस का डिसेंट तुमने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ भी मैं तुमको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगा। तो टेस्टिस के डिसेंट में अगर टेस्टिस कहीं पे अटकी पड़ी है, किडनी के पास डेवलप होती है और बाद में डिसेंड होके स्क्रोटम तक आती है, तो अगर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से ऊपर कहीं से अटकी पड़ी है तो उसको टेम्परेचर मिलेगा बॉडी का ही, बराबर, स्क्रोटम का टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो ऐसी टेस्टिस जो है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लेकिन डिफेक्टिव होता है। ठीक है, या फिर नहीं भी होता है, ये टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो है एक्सटर्नल पुडेंडल, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज। ये 3 उसकी स्क्रोटम की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, ये टेस्टिस की ब्लड सप्लाई नहीं है, स्क्रोटम की ब्लड सप्लाई है। ठीक है, एक्सटर्नल पुडेंडल, डीप एक्सटर्नल पुडेंडल एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई आएगी। उसकी नर्व सप्लाई में आएगा एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3। जो एंटीरियर 1/3 पोर्शन है बाय इलियो इंग्वाइनल नर्व एंड जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिंगरल नर्व, ये उसकी नर्व सप्लाई है एंटीरियर 1/3 पोर्शन की। जो पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन है वो पोस्टीरियर स्क्रोटल ब्रांच ऑफ पुडेंडल नर्व एंड पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये 2 नर्व सप्लाई है उसकी। और जो डार्टस मसल है उसको होगा सिंपैथेटिक नर्व्स का सप्लाई। जो स्क्रोटम की स्किन, स्क्रोटम में जो पूरे लेयर से उसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो में मोस्टली जो होता है वो बिकॉज ऑफ द डार्टस मसल। ठीक है, सो एंटीरियर 1/3 by ilioinguinal nerve and genital branch of genitouringuinal nerve and posterior 2/3 by posterior scrotal branch of pudendal nerve and perennial branch of posterior cutaneous nerve of thigh। जो डार्टस मसल है उसको सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो सब सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम का। इसके साथ हम कॉर्नियस गैंग्रीन सीखना है। ये दोनों मैं अलग अलग इसलिए करवा रहा हूँ कि तुमको सुनने में थोड़ा इजी रहे। तो जो स्क्रोटम है उसका हम देखें तो मान लो कि ये पूरा एक स्क्रोटम है। ठीक है, उसके बीच में एक रहेगा ऐसे सेप्टम जैसा रहेगा जिसको मीडियन राफे कहते हैं। मान लो कि ये राइट साइड का टेस्टिस है, लेफ़्ट साइड का टेस्टिस है। ठीक है, तो इसके साथ में जो ऊपर जाएगा
स्पर्मेटिक कॉर्ड, ऐसे, बराबर। और जो स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ उसके पहले होगा टेस्टिस का एपिडिडाइमिस, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ तक का जो है उसके नीचे का ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की उसके नीचे का जो है उतने होते हैं स्क्रोटम के कंटेंट, जो मैंने पहले बताया, टेस्टिस, लोअर पार्ट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो ये एनाटॉमी ऑफ स्क्रोटम में तुमको स्क्रोटम के लेयर्स, उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसके फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन तो यही है कि उसको अकोमोडेट करता है टेस्टिस को, और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री कम रखता है ताकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके ठीक से। और उसकी जो स्किन होती है वो, उसमें बहुत सारी रुगोसिटी रहती है, ठीक है। तो ये है स्क्रोटम की एनाटॉमी। इसके साथ ही मैं अभी फोरनियस गैंग्रीन भी ले रहा हूँ, उसको मैं अलग टॉपिक के ऐसे कवर कर रहा हूँ ताकि तुमको सुनने में इजी रहे। ओके, थैंक यू।